बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे 12.3 टॉपिक टर्म्स एंड पैरामीटर्स ऑफ वेव्स। वेव्स के मुतालिक जो टर्म्स होंगे, जो पैरामीटर्स होंगे, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसवर्स वेव हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक्स में। ट्रांसवर्स वेव के बारे में और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में अच्छी तरह पढ़ चुके हैं। तो ये जो बाकी जो नीचे जो सारे के सारे जो टर्म्स है वेव के मुतालिक, वो सारे के सारे ये सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है और बड़े इंपॉर्टेंट है ये बेसिक कॉन्सेप्ट है वेव के मुतालिक। तो इस डायग्राम पे स्टूडेंट जरा और करें। 12.8 की जो है डायग्राम है, इस पे और से देखना इस डायग्राम को। इसमें आपको ट्रांसवर्स वेव मिलेगी। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव हम पिछले चैप्टर में पिछले टॉपिक्स में हम पढ़ चुके हैं। ट्रांसवर्स वेव होती क्या है कि पार्टिकल्स की मोशन होती है अप्स एंड डाउन्स। पार्टिकल की मोशन अप एंड डाउन, या इसको वर्टिकल मोशन कहते हैं। और वेव की डायरेक्शन होती है फॉरवर्ड, ऐसे। तो पार्टिकल्स की मोशन और वेव की जो मोशन है, इनमें एंगल बनता है 90 डिग्री, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं। ओके हो गया, तो ये ट्रांसवर्स वेव है। तो इसी पर गौर करना है कि ट्रांसवर्स वेव में ये जो लाइन आप लोगों को नजर आ रही है, ब्लैक वाली लाइन, ये इस लाइन को कहते हैं रेस्ट पोजीशन या मीन पोजीशन। अब रेस्ट पोजीशन से ऊपर मीन पोजीशन या रेस्ट पोजीशन से ऊपर वेव के जितने भी हिस्से होते हैं, इन्हीं को हम क्रेस्ट कहते हैं। रेस्ट पोजीशन से ऊपर वेव के, ट्रांसवर्स वेव में याद रखना है, रेस्ट पोजीशन से ऊपर वेव के जितने भी हिस्से हैं ना, तमाम पार्ट्स, इन्हीं को क्रस्ट कहते हैं। ये देखो ये सारा का सारा, इसी को सारा ये वाला जो होगा इसको हम क्रस्ट कहेंगे। ये भी क्या होगा, एक क्रस्ट होगा। तो मेन पोजीशन से ऊपर वेव के जो हिस्से हैं उन्हें क्रस्ट कहते हैं। और मेन पोजीशन से नीचे, ये मेन पोजीशन है, इससे नीचे जो वेव के ये हिस्से हैं ना, इनको हम क्या कहेंगे, तरफ कहेंगे। ओके हो गया। मेन पोजीशन से ऊपर वेव के हिस्से क्रस्ट, मेन पोजीशन से नीचे वेव के हिस्से होंगे, उन्हें तरफ कहेंगे। तो क्रस्ट, द क्रस्ट इज द रीजन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। क्रस्ट और तरफ ट्रांसवर्स वेव के ही रीजन होंगे। अबाउ द मीन पोजीशन, और ये मीन पोजीशन से ऊपर वाले हिस्से होंगे। इट इज द अपर पार्ट ऑफ द वेव। वेव का ऊपर वाला हिस्सा होता है, क्रस्ट कहलाता है। ट्रफ, द ट्रफ इज द रीजन ऑफ द ट्रांसवर्स वेव बिलो द मीन पोजीशन। ये मीन पोजीशन से बिलो होगा। इट इज द लोअर पार्ट ऑफ वेव। ये लो वेव का लोअर पार्ट होगा, निचला हिस्सा होगा। ठीक है, क्रस्ट अबाउ द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से ऊपर वाला हिस्सा वेव का क्रस्ट। मीन पोजीशन से नीचे जो हिस्सा होगा वेव का, उन्हें हम ट्रफ कहेंगे। अच्छा, उसके बाद आता है कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। अच्छा, कंप्रेशन और रेयरफैक्शंस को समझने के लिए इस डायग्राम पे जरा गौर करें। ये वाली जो डायग्राम नजर आ रही है हम लोग को, अच्छा, इसमें हमारे पास ये एक साउंड सोर्स है। यहाँ से कोई भी साउंड सोर्स है, साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर एयर के पार्टिकल्स, ये सारे के सारे क्या हमारे पास एयर के पार्टिकल्स है। अब साउंड जो ही प्रोड्यूस होगी, वो करीब के पार्टिकल्स को क्या करेगी, इसमें प्रेशर डालेगी, हाई प्रेशर, इसको पुश करेगी। तो यहाँ के जो पार्टिकल्स होंगे, करीब करीब वाले पार्टिकल्स, इनको कंप्रेस करेगी, हाई प्रेशर इन पे एग्जर्ट करेगी। तो करीब वाले पार्टिकल्स आपस में करीब करीब होंगे, यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा तो ये कंप्रेस हो जाएंगे। और इससे थोड़ा सा आगे पार्टिकल्स आपस में क्या होंगे, दूर दूर होंगे, यहाँ पर लो प्रेशर होगा। इसके बाद फिर कंप्रेशन होगी, पार्टिकल्स करीब करीब होंगे। ओके हो गया। तो जहाँ पर पार्टिकल्स होंगे करीब करीब, उन रीजन्स को कहते हैं कंप्रेशंस। और जहाँ पर पार्टिकल्स होंगे दूर दूर, उन रीजन्स को क्या कहते हैं, रेयर फ्रैक्शंस। पार्टिकल्स करीब करीब कंप्रेशन, पार्टिकल्स दूर दूर रेयर फ्रैक्शन। जहाँ पर पार्टिकल्स करीब होंगे वहाँ पर प्रेशर हाई, जहाँ पर पार्टिकल्स दूर होंगे वहाँ पर प्रेशर क्या होगा, लो होगा। अच्छा, अब ये वेव कौन सी है, लॉन्गिट्यूडनल है या ट्रांसवर्स वेव है। तो ये वेव हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि साउंड की डायरेक्शन इस तरफ है और पार्टिकल्स की मोशन की डायरेक्शन भी इस तरफ है। दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है, तो ये वेव कौन सी होगी, लॉन्गिट्यूडनल वेव।
तो कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस लॉन्गिट्यूडनल वेव में होंगे और क्रस्ट टू ट्रफ ट्रांसवर्स वेव में होंगे। तो कंप्रेशन समझ आई है, जहां पर पार्टिकल्स करीब करीब कंप्रेशन, पार्टिकल आपस में दूर दूर, रेयरफेक्शन होंगे। कंप्रेशन, कंप्रेशन इज द रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में वो रीजन होता है वेयर द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोज टुगेदर, जहां पर मीडियम के पार्टिकल्स करीब करीब क्लोज हो आपस में, रिजल्टिंग इन हाई प्रेशर, तो वहां पर प्रेशर भी क्या होगा, हाई होगा। Rarefaction. A rarefaction is a region in a longitudinal wave where the particles are spread apart. जहाँ पर particles आपस में spread apart हो, दूर दूर हो, resulting in a low pressure. तो वहाँ पर pressure भी क्या होगा, low होगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास next है amplitude। अच्छा, अब amplitude को इसी डायग्राम पे गौर से देखना है ट्रांसवर्स वेव में कि amplitude mean पोजीशन है, ये mean पोजीशन, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मेन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस कह सकते हैं, मैक्सिमम हाइट। देखिए हमारे पास मेन पोजीशन से ज़्यादा बुलंदी, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कहाँ तक है, ये देखो ना, ये मेन पोजीशन से ज़्यादा से ज़्यादा ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट ज़्यादा बुलंदी पर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड। तो वेव की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हाइट होगी, बुलंदी होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये देखो ना, यहाँ पर इसकी एम्पलीट्यूड इतनी है, इसकी एम्पलीट्यूड इतनी है, ये इसकी एम्पलीट्यूड इतनी है। मेन पोजीशन से वेव की ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी, हाइट। तो ये देखो ना, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा हाइट पर है ना, तो इसका एम्पलीट्यूड इतना होगा। ये वाला पॉइंट ज़्यादा बुलंदी पर है ना यहाँ, तो इसका हाइट इतना होगा। यानी कि वेव का वो हिस्सा जो सबसे ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करे, तो ये वाला पॉइंट ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करा है ना। अब ये भी क्या होगा, हमारे पास एम्पलीट्यूड होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक के मुकम्मल, क्योंकि वेव की ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या ऊंचाई ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट पर होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं या मैक्सिमम डिस्टेंस भी कह सकते हैं, ऑफ अ पॉइंट ऑन द वेव, वेव पर जो मैक्सिमम पॉइंट होगा, फ्रॉम इट्स अनडिस्टर्ब या रेस्ट पोजीशन या मेन पोजीशन, मेन पोजीशन से वेव की ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी या ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इट इंडिकेट्स द एनर्जी कैरीड बाय द वेव, इसके अंदर क्या होती है, ये जाहिर करती है एनर्जी को। साफ ज़ाहिर है, तमाम जो वेव्स है उनके पास एनर्जी होती है, वो एनर्जी को आगे लेकर आगे ट्रांसफ़र करती है, एनर्जी को आगे लेकर जाती है। अच्छा, एक और बात इसमें याद रखना है, जो एम्पलीट्यूड है वो हमारे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, तो एम्पलीट्यूड का यूनिट भी क्या होगा, मीटर। ये बात लिख रहे हैं इसको, द यूनिट ऑफ एम्पलीट्यूड इज मीटर, एम्पलीट्यूड का यूनिट क्या होगा, मीटर होगा। ये नोट कर ले ये वाली बात। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है वेव लेंथ। अच्छा, वेव लेंथ को हम सिंबल से जाहिर करते हैं, ये इस सिंबल से हम वेव लेंथ को जाहिर करते हैं, लैम्बडा। ठीक है, ये ऐसे इसको सिंबल, ये उल्टा वाई कह सकते हैं, इसको हम लैम्बडा से जाहिर करते हैं, ऐसे लैम्बडा। ओके हो गया, ये वाली जो अलामत है इसको हम कहते हैं लैम्बडा, लैम्बडा। ठीक है, ये इसका सिंबल है वेव लेंथ। अच्छा, तो वेव लेंथ को भी इसी डायग्राम से ज़रा गौर से देखिए, इसी डायग्राम से समझते हैं वेव लेंथ क्या होती है। अच्छा, वेव लेंथ होती है दो पॉइंट्स के दरमियान, यानी दो वेव्स के सेम पॉइंट्स, एडजेसेंट पॉइंट्स का जो डिस्टेंस होता है, जो लेंथ होती है, उसे हम वेव लेंथ कहते हैं। यानी कि हमारे पास अब इस डायग्राम में देखो दो वेव नजर आएंगे आपको, यहाँ से एक वेव स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक एक वेव हो गई, दूसरी वेव ये हो गई है। ओके हो गया। अच्छा, अब ये हमारे पास इस पहली वेव का स्टार्टिंग पॉइंट ये, ठीक है, और दूसरी वेव का स्टार्टिंग पॉइंट ये है, पहली वेव का ये स्टार्टिंग पॉइंट, दूसरी वेव का ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, वेव लेंथ हो जाएगी, वेव की लेंथ हो जाएगी। ओके हो गया, यानी कि सेम एडजेसेंट पॉइंट्स हो, पहली वेव का जो पॉइंट्स होगा और दूसरी वेव का जो पॉइंट्स है, सेम पॉइंट्स जिनके एडजेसेंट पॉइंट्स को कहते हैं, उन्हीं को हम वेव लेंथ कहते हैं। पहली वेव का ये पॉइंट, दूसरी वेव का ये पॉइंट हो गया।
अच्छा, जो आपकी बुक में उसने दिया हुआ है, वो उसने यहाँ से दिया हुआ है, पहली वेव ना यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये पहली वेव, ये दूसरी वेव हो गई, 2 वेव हो गई ना इसमें। तो पहली वेव का ये हमारे पास ये क्रस्ट, ठीक है, और दूसरी वेव का भी सेम पॉइंट, एडजेसेंट पॉइंट। जो पहली वेव का पॉइंट लेंगे, दूसरी वेव का भी वही पॉइंट लेंगे, उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, वेव लेंथ कहेंगे। दो क्रस्ट के दरमियान में दो मुसलसल क्रस्ट हो, एडजेसेंट क्रस्ट हो, ऐसा नहीं हो कि पहली वेव का क्रस्ट इधर, दूसरी वेव छोड़ के तीसरी का क्रस्ट ले, ऐसा नहीं। दो एडजेसेंट क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे वेव लेंथ कहेंगे, या दो ट्रफ्स के दरमियान, ये भी हम इसको भी वेव लेंथ कह सकते हैं, ये भी हमारे पास वेव लेंथ है। यहाँ से लेकर ये वाला पहली वेव का ये ट्रफ, और साथ में जो दूसरी इसका भी ट्रफ हो जाए, तो इनके दरमियान में ये वेव लेंथ आ जाएगी। कहने का मतलब है कि पहली वेव और दूसरी वेव के सेम पॉइंट्स लेने, एडजेसेंट सेम पॉइंट, ठीक है, ये भी हमारे पास वेव लेंथ है। ये 0 पॉइंट इसका हो गया, और दूसरी वेव का भी ये 0 पॉइंट, तो ये भी वेव लेंथ हो जाएगी। ठीक है, तो एक क्रस्ट से लेकर दूसरे क्रस्ट के दरमियान में फासले को वेवलेंथ, या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ के दरमियान में जो लेंथ होगी उसे वेवलेंथ कहते हैं। और ये एडजेसेंट लेना, ऐसा नहीं लेना कि पहली का ट्रफ इधर लिया पहली वेव का, फिर दूसरी को छोड़ के तीसरी का ट्रफ लिया, ऐसा नहीं। पहली का ट्रफ अगर पहली वेव का ट्रफ लिया तो फिर दूसरी वेव का ट्रफ लेना पड़ेगा, फिर इनके दरमियान में जो लेंथ होगी उसे वेव लेंथ कहेंगे। The wavelength is the distance between the two corresponding points on the adjacent waves. ये दो वेव्स के दरमियान में जो एडजेसेंट वेव्स होंगे, इनके दरमियान में जो करीब करीब पॉइंट्स होंगे, उन्हीं को वेवलेंथ कहते हैं। जैसे क्रॉस टू क्रस्ट और टर्फ टू टर्फ, क्रस्ट से क्रस्ट के दरमियान या ट्रफ से ट्रफ तक का जो लेंथ होगी उसे वेवलेंथ कहते हैं। इन ट्रांसवर्स वेव, ये ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट से लेकर क्रस्ट तक और ट्रफ से लेकर ट्रफ तक होगी ये बात। लेकिन जबकि लॉन्गिट्यूडल वेव में और कंप्रेशन टू कंप्रेशन, एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन इन लॉन्गिट्यूडल वेव, या एक रेयर फ्रैक्शन से दूसरे रेयर फ्रैक्शन के दरमियान में जो लेंथ होगी इसे वेव लेंथ कहते हैं। क्योंकि जो वेव लेंथ है ना, वेव लेंथ हमारे पास वेव लेंथ क्या है, एक डिस्टेंस है, ठीक है, ये दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट मीटर है, तो वेव लेंथ का यूनिट भी क्या होगा, मीटर होगा। अच्छा, जो नेक्स्ट है हमारे पास है फ्रीक्वेंसी और वेव पीरियड। वेव पीरियड को हम टाइम पीरियड भी कहते हैं। अच्छा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड या वेव पीरियड को समझना है तो इस पे गौर करना है जरा। अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, याद रखना है, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में, एक सेकंड को याद रखना है, एक सेकंड के अंदर कितनी वेव्स पैदा होती है फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक सेकंड में कितनी वेव्स पैदा होती है फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक सेकंड यहाँ पर फिक्स होगा, टाइम फिक्स होगा, एक सेकंड, एक सेकंड में कितनी वेव्स पैदा होगी फ्रीक्वेंसी कहलाता है। एक सेकंड में अगर एक वेव पैदा होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी एक होगी। अगर एक सेकंड में दो वेव्स पैदा होगी तो इसकी फ्रीक्वेंसी दो होगी। एक सेकंड में अगर पांच वेव्स पैदा होगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी पांच होगी। और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है वो हर्ट्ज है, HZ, हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, याद रखना है। अच्छा, तो फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में कितनी वेव्स किसी एक पॉइंट से पास होती है फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अब यहाँ पर जरा और देखो इस पे, तो ये हमारे पास एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, और ये तकरीबन पांच वेव बन रही है। तो एक सेकंड के अंदर पांच वेव्स किसी एक पॉइंट से पास होंगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, और कितनी होगी, पांच हर्ट्ज होगी। ओके हो गया, फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितनी वेव्स पैदा होती है वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। अच्छा, और उसके बाद फ्रीक्वेंसी, अच्छा इस बात पे गौर करना है, ये बड़ी बात, इस पे नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड, एक सेकंड में कितनी वेव्स पैदा हो रही है फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक सेकंड, नंबर ऑफ साइकिल्स, साइकिल्स का मतलब वेव्स, नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड। अब चलते हम जरा पीरियड की तरफ, टाइम पीरियड या वेव पीरियड। अच्छा, वेव पीरियड में
वेव को फिक्स करना, एक वेव को पैदा होने के लिए कितना टाइम लगता है, उसे टाइम पीरियड या वेव पीरियड कहते हैं। एक वेव को फिक्स करना है, एक वेव को किसी एक पॉइंट से पास होते हुए जितना टाइम लगता है वो उसका टाइम पीरियड या वेव पीरियड कहलाता है। फ्रीक्वेंसी में हमने कहा था एक सेकंड में कितनी वेव्स पैदा होती है, या एक सेकंड में कितनी वेव्स किसी एक पॉइंट से पास होती है। और टाइम पीरियड में या वेव पीरियड में एक वेव को पैदा होने के लिए कितना टाइम लगा, या एक वेव को किसी एक पॉइंट से पास होते वक्त जो टाइम लगा उसे हम टाइम पीरियड या वेव पीरियड कहते हैं। यहाँ से ये वाली वेव फर्ज के यहाँ से लेकर ये एक वेव है ना, ये वाली, इस वेव को किसी पॉइंट से पास करते वक्त कितना टाइम लगा उसका टाइम पीरियड कहलाता है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी और पीरियड दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इनवर्स होते हैं, एक दूसरे के उलट होती है। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला है वो बराबर है 1 ओवर टाइम के इनवर्स होता है। फ्रीक्वेंसी को स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं और पीरियड को, टाइम पीरियड को या वेव पीरियड को कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ओके हो गया। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला याद रखना है, एफ इज इक्वल टू एन ओवर टी। एफ इज इक्वल टू एन ओवर टी। एन का मतलब है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस या नंबर ऑफ साइकिल्स, नंबर ऑफ साइकिल्स पर यूनिट टाइम। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव्स, कि कितनी वेव्स कंप्लीट हुई है, दैट पास अ फिक्स पॉइंट इन अ 1 सेकंड। एक सेकंड में कितनी कंप्लीट वेव पास हुई है किसी एक फिक्स पॉइंट में। ओके हो गया, एक सेकंड में कितनी वेव्स एक पॉइंट से पास हुई है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इट इज मेजर्ड इन हर्ट्ज, का यूनिट क्या है, एच जेड हर्ट्ज, वेयर 1 Hz, एक हर्ट्ज जेड बराबर होता है 1 वेव पर सेकंड, एक सेकंड में एक वेव। नेक्स्ट है वेव पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वेव टू पास अ फिक्स पॉइंट। कहते एक वेव, इसमें एक पे गौर करने, वन वेव, एक वेव एक फिक्स पॉइंट में से जो पास होती है उसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है, उसको कितना टाइम लगा, उसे हम वेव पीरियड या टाइम पीरियड कहते हैं। इट इज द इनवर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी का उलट होता है, रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। फार्मूला ये वाला भी देखना, टी इज इक्वल टू 1/f। इट इज मेजर्ड इन सेकंड, टाइम का यूनिट क्या होता है, टाइम पीरियड का सेकंड होता है यूनिट। नेक्स्ट हमारे पास है वेव फ्रंट। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वेव फ्रंट है, इसको भी यहाँ से इस डायग्राम से क्लियर करना है कि वेव फ्रंट क्या होती है। फर्ज कि हमारे पास ये एक क्या है, पानी का टब है, ये वाला कंप्लीट पानी का टब है, इसमें हमने यहाँ पर पत्थर फेंके, यहाँ पर ये पत्थर फेंका तो ऐसे सर्कुलर फॉर्म में ऐसी ये डॉट डॉट नजर आ रही है, ऐसी वेव्स प्रोड्यूस होंगी, ऐसी ऐसी वेव्स आएंगी इस पॉइंट से, इस पॉइंट से ऐसी बाहर की तरफ ऐसी वेव्स आएंगी, सर्कुलर फॉर्म में ऐसी वेव्स आएंगी। अच्छा, अच्छा, इन वेव्स की डायरेक्शन पहले क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी, तमाम वेव्स की डायरेक्शन इधर होगी, ऐसे सेम डायरेक्शन होगी, सबकी डायरेक्शन क्या होगी, सेम आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ ऐसे डायरेक्शन होगी सबकी। अच्छा, और दूसरी बात, इन वेव्स का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर, इस सर्कुलर सरफेस पर जितनी भी वेव्स होगी उनका डिस्टेंस इस पॉइंट से क्या होगा, सेम। इन वेव्स का, ये जो सर्कुलर वेव्स है, इन वेव्स का इस पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, डायरेक्शन सेम होगी सबकी बाहर की तरफ, और सबकी किसी एक सर्कुलर, किसी एक सरफेस अगर हम है ना, ये सर्कुलर सरफेस, तो इनका इन सब सर्कुलर सरफेस पर जो डिस्टेंस होगा फ्रॉम द मेन पोजीशन या इस पोजीशन से डिस्टेंस सेम, और डायरेक्शन भी क्या होगी वेव्स की सबकी आउटवर्ड सेम होगी। इन वेव फ्रंट कहते हैं। और वेव फ्रंट्स हमारे पास ये जो लाइंस है ना, ये वाली, ये हमारे पास क्या होती है, इमेजिनरी लाइंस होती है, वाली ख्याली लाइंस होती है, ग्राफिकल लाइंस होती है ये वाली, इनको हम बस कंसेप्ट क्लियर करने के लिए लाइंस हम बनाते हैं। और अगर हम ये वाला सर्कुलर फॉर्म ले, कोई भी एक सर्कल फॉर्म ले, ये वाला,
तो यहाँ पर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन सेम होगी, यानी तमाम वेव्स की जो वाइब्रेशन होगी यहाँ पर सेम होगी। ठीक है, अगर इस यहाँ पर इस जो सर्कुलर जो इमेजरी लाइन है ये वाली, यहाँ पर सबकी मोड्स ऑफ वाइब्रेशन सेम होने का ये मतलब है तमाम वेव्स की अगर ट्रफ है तो सबकी यहाँ पर ट्रफ होगा, सबका क्या होगा, ट्रफ होगा, क्रस्ट नहीं होगा, सब वेव्स का ट्रफ ही आएगा। ओके हो गया। तो ये मेरे पास इमेजरी लाइन, a wavefront is an imaginary surface on which all the points have the same phase of vibration। कहते हैं इमेजनरी सरफेस होती है ये वेव फ्रंट जिस पर तमाम पॉइंट्स के सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन होती है। सेम फेज वाइब्रेशन का मतलब है सेम डिस्प्लेसमेंट होगा उस पॉइंट से एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन सबकी क्या होगी, सेम होगी। इट रिप्रेजेंट्स द लीडिंग एज ऑफ द वेव, इट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम। कहता है ये लीडिंग एज है, यहाँ से वेव क्या हो रही है, बाहर की तरफ ऐसे ट्रेवल कर रही है थ्रू मीडियम। नेक्स्ट हमारे पास है वेव स्पीड। वेव स्पीड, जब वेव इक्वेशन, वेव स्पीड मतलब वेव की स्पीड, किसी मीडियम में वेव की स्पीड को हम क्या कहेंगे, वेव स्पीड कहेंगे। द वेव स्पीड इज द रेट, वेव की स्पीड क्या होती है, वो रेट होती है, वो स्पीड होती है एट विच वेव प्रोपगेट्स टू मीडियम, जिस स्पीड के साथ वेव किसी मीडियम में ट्रेवल करती है। और रेट मतलब वो स्पीड कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है। एज स्पीड, जैसे कि हम जानते हैं स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन, डिस्टेंस बटा टाइम बराबर होते हैं स्पीड के। लेट्स अस कंसीडर अ वेव, कहते हैं फर्ज करते हम एक वेव को कंसीडर करते हैं। ठीक है, फर्ज हमने एक वेव को ऐसे कंसीडर कर लिया, यहाँ पर ये हमारे पास एक वेव है। अब जो वेव का जो डिस्टेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे, लेमडा कहेंगे, वेव लेंथ कहेंगे। एक कंप्लीट वेव को पास होने के लिए जो टाइम लगता है उसे हम क्या कहेंगे, कैपिटल टी, टाइम पीरियड कहेंगे या वेव पीरियड कहेंगे। ओके हो गया। वेव का जो डिस्टेंस होगा, जो लेंथ होगी उसको लेमडा, और एक कंप्लीट वेव किसी पॉइंट से पास होगी, कंप्लीट वेव का जो टाइम होता है उसे टाइम पीरियड कैपिटल टी से जाहिर करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास स्पीड का फार्मूला होता है एस ओवर टी, डिस्टेंस ओवर टाइम। तो यहाँ पर वेव का जो डिस्टेंस होगा, वेव की जो लेंथ होगी इसको लेमडा वेव लेंथ कहते हैं, और वेव का जो पीरियड होता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। एस की जगह पे पुट करेंगे लेमडा और स्मॉल टी की जगह पर हमने कैपिटल टी को पुट कर दिया है। ओके हो गया। अच्छा, अब इसको यू भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू लेमडा मल्टीप्लाई 1/t। ठीक है, यानी कि हमारे पास लेमडा v बराबर है लेमडा मल्टीप्लाई बाय 1/t। ये लिख सकते हैं ना इसको, इस इक्वेशन को लेमडा को अलग लिखो और मल्टीप्लाई करो 1/t के साथ। अब हमें पता है कि 1/t किसके बराबर है, f के बराबर है। तो 1/t की जगह पे हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह पे f पुट कर देंगे। तो f और लेमडा आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ओके हो गया, f और लेमडा आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बड़ी फेमस है, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। v बराबर है एफ लेमडा के, f इसमें फ्रीक्वेंसी, लेमडा वेव लेंथ, और v हमारे पास क्या है, उस वेव की स्पीड है। ये हमारे पास वेव इक्वेशन, इसको हम कहते हैं where v is the speed of wave in meter per second, f is the frequency, frequency को हम हर्ट्ज में मेजर करते हैं, and lambda is the wavelength, wavelength का यूनिट मीटर होता है। इक्वेशन 12.2 is known as wave equation, इसे हम क्या कहते हैं, wave equation। This is used to calculate wave speed, ये wave की स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल होती है।